Hello friends and welcome to the series of video lectures on psychology. मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी आज आपसे बात करूंगी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट कंस्ट्रक्शन अर्थात मनोवैज्ञानिक परीक्षण के निर्माण के विशिष्ट तत्व या नियम कौन से हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बात करी थी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि टेस्ट कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए या असेसमेंट करने के लिए जो जिस साधन का हम इस्तेमाल करते हैं उसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो इसका सबसे पहला और अहम स्टेप है प्लानिंग ऑफ टेस्ट। मतलब हमें हमारा जो जिस चीज़ का टेस्ट जिस विषय पे बनाना है उसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं, एक पूरा प्रारूप तैयार करते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ होती है मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है। अगर हमें हमारा उद्देश्य ही नहीं पता होगा तो हम प्लानिंग किस प्रकार करेंगे। तो अगर प्लानिंग प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, अगर प्लानिंग ढंग से हो गई तो हमारा काफ़ी काम सही तरीके से हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारा उद्देश्य क्या है, किस विषय पर हमें परीक्षण का निर्माण करना है। और दूसरी चीज़ आती है कि टारगेट पॉपुलेशन, किस टारगेट ग्रुप के लिए, किन लोगों के लिए कौन इसका इस्तेमाल कर पाएगा, किनके लिए, जिनके लिए हमें बनाना है, तो वो हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तो ये तो हुई पहली चीज़। दूसरी प्लानिंग के अंदर क्या आती है कि ये भी ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करेगी कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे पास कितना समय है, उस पे डिपेंड करता है कि हमको किस प्रकार के पद हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। मतलब उसमें जो कंटेंट और आइटम्स, जो विषय वस्तु, जो परीक्षण है, उसकी विषय वस्तु या उसके पद किस प्रकार के होंगे। शाब्दिक होंगे, अ, अशाब्दिक होंगे यानी कि वर्बल या नॉन वर्बल होंगे। और दूसरा हम उस टेस्ट को इंडिविजुअल टेस्ट के रूप में बनाएंगे या ग्रुप टेस्ट के रूप में बनाएंगे। हमारे टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस या निर्देश क्या होंगे, हमारी जो मेथड ऑफ सैंपलिंग है, जो हम प्रतिदर्श छांटेंगे, उसका तरीका क्या होगा, टेस्ट का टाइम लिमिट, कितनी देर में टेस्ट, जनरली साइकोलॉजिकल टेस्ट में वैसे टाइम लिमिट नहीं होती है, लेकिन फिर भी रफली कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कितना, तो वो डिपेंड करता है कि कितना लंबा या कितना कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है, उसके हिसाब से टाइम लिमिट क्या होगी। और उसके बाद में कि उसमें हम किन सांख्यिकी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था प्लानिंग ऑफ टेस्ट और यही सबसे, इसीलिए मैंने बोला ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, किस किस विषय से संबंधित हम टेस्ट का निर्माण करना चाह रहे हैं और कितना समय या कितना डिटेल्ड में हमें एनालिसिस करना है। तो इन सब पे ये चीज़ डिपेंड करेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अगला चरण जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन में होता है, दैट इज राइटिंग डाउन द आइटम्स। मतलब पदों को लिखना या पदों को डिसाइड करना। जो जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि जो हम टेस्ट बनाते हैं उसमें पद होते हैं, उसका जो विषय वस्तु होती है उसका हमें उसको लिखना होता है। सो सबसे पहली चीज़, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, हमारा जो उद्देश्य है या हमारा लक्ष्य है उस पे आधारित जो निर्माण करता है वो पदों का चयन करता है कि जैसे पहले मैंने बताया कि शाब्दिक या अशाब्दिक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे या परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, किस प्रकार का टेस्ट। कई बार पिक्चर्स वाले भी होते हैं, तो ये सारी पहली चीज़ पिक्टोरल है, शाब्दिक है, अशाब्दिक है। इसके साथ साथ कि जो आंसर होगा वो कितनी कैटेगरीज में, जैसे कई बार आपने देखा होगा डाइकोटोमस होता है, यस नो। कई बार 5 कैटेगरी वाले रिस्पॉन्सेज होते हैं। और इसमें भी जैसे मैंने आपसे बोला कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट वी हैव, मल्टीपल चॉइस हमें यूज़ करना है, या शॉर्ट आंसर्स टाइप करना है, या जैसे मैंने बोला पिक्टोरल फॉर्म वाला करना है। तो ये सब पर्पस पे डिपेंड करता है और हमारे पास कितना समय हमारे हाथ में है, और कितना डिटेल्ड एनालिसिस हमें करना है, तो उस सब पे ये डिपेंड करेगा।
देखिए, जहाँ तक पद निर्माण जो करना होता है, उसका कोई सेट नियम नहीं है। देयर इज़ नो सेट रूल टू गाइड एंड गारंटी राइटिंग ऑफ गुड आइटम्स। हम ये नहीं कह सकते कि इसका ये नियम है कि अच्छे पदों के निर्माण करने के लिए हमें ये। लेकिन काफ़ी कुछ जो निर्माण करता है, उसकी कल्पनाशीलता, उसकी इमेजिनेशन, उसकी इंट्यूशन, उसके अनुभव, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। कितना प्रैक्टिस है, कितना टेस्ट बना चुका है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विच वी शुड नॉट फॉरगेट कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट से संबंधित वो टेस्ट का निर्माण कर रहा है, उसका उसे कंप्लीट मास्टरी और नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ-साथ जो परीक्षण निर्माण करता है, उसकी वोकैब्युलरी, शब्दकोश जो हम कहते हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छा अ, होना चाहिए। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जिस टारगेट ग्रुप के लिए हम बना रहे हैं, उसकी उससे संबंधित भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। सपोज़ हम छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हम उसके अनुसार भाषा का इस्तेमाल करेंगे या पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मिडल एज्ड के लिए बना रहे हैं या ओल्ड एज लोगों के लिए बना रहे हैं, तो हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या है? रूरल है, अर्बन है, तो उसी के हिसाब से, उनकी आयु के हिसाब से, उनके इंटेलिजेंस, उनकी बौद्धिक स्तर के हिसाब से शब्दों का चयन किया जाता है या जो जैसे मैंने आपसे कहा पदों का निर्माण किया जाता है। तो ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अ, हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। इसके साथ-साथ जब एक बार पद लिख लिए गए, पदों का निर्माण हो गया, तो इट इज़ गिवन टू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। वो उनको रिव्यू करने के लिए दिया जाता है और फिर उनको कठिनाई के बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप कि किस तरह से पदों का निर्माण किया जाता है, उनको बढ़ते कठिनाई के क्रम में लिखा जाता है और किन चीज़ों का ध्यान हमें जब टेस्ट का निर्माण या पदों का निर्माण हम कर रहे हैं, तो उसका रखना होता है। परीक्षण निर्माण के अंदर इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण चरण या महत्वपूर्ण विशेष जो तत्व है, वो है पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है? पायलट स्टडी इज़ अ एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट। हमने जो जैसे मैंने कहा हमने पदों का निर्माण कर लिया। अब उसका हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल ट्रायल करते हैं। ट्रायल समझते हैं? उसका एक उसको कुछ लोगों पे करा जाता है और बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य इसका होता है कि अगर कोई कमी रह गई है परीक्षण निर्माण में या कुछ इम्पोर्टेंट छूट गया है या कोई कई बार क्या होता है एम्बिग्विटीज़, कोई अस्पष्टता, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। अ, इसके साथ-साथ परीक्षण को करने में कितना समय लगेगा, ये भी ज्ञात करने के लिए हम इसका जो ट्रायल है वो लेते हैं और इसके साथ-साथ टू डिटरमिन द डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ ईच आइटम, हर पद की कठिनाई के स्तर को ज्ञात करने के लिए भी पायलट स्टडी की जाती है। तो ये पायलट स्टडी बेसिकली जो फाइनल टेस्ट हम बनाएँगे, उससे पहले उसका एक ट्रायल होता है, उसको हम एक कुछ ग्रुप पे करते हैं और सो ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए कि इसके लिए जनरली इट इज़ सजेस्टेड कि 3 राउंड्स होने चाहिए ट्रायल के। सबसे पहला जो ट्रायल होता है वो लगभग 100 सब्जेक्ट्स पे होता है और ये मोटे-मोटे कोई अगर कमी रह गई है या कोई अस्पष्टता है या कुछ छूट गया है, उस सब को जानने के लिए ये किया जाता है। सेकंड जो स्टडी होती है वो लगभग 400 लोगों पे होती है और ये इट प्रोवाइड्स डेटा फॉर आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस मींस पद विश्लेषण के लिए आंकड़े प्रदान करता है। आइटम एनालिसिस को डिटेल में हम बाद में इनको हम बाद में करेंगे। मेरे हर वीडियो को प्लीज़ आप आगे देखें और अभी मैं ये बता सकती हूँ कि पद विश्लेषण क्या होता है। जो पद हमने बनाए हैं तो उसमें हर पद की कठिनाई का स्तर ज्ञात करना, इसके साथ-साथ उसकी डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स मीन्स विभेदन क्षमता कि वो जिस चीज़ का हम मापन कर रहे हैं, उसके हाई और लो में अंतर कर पाता है कि नहीं कर पाता।
और तीसरी चीज़ जो आइटम एनालिसिस में की जाती है दैट इज़ इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स, जो ये पर्टिकुलरली मल्टीपल चॉइस में होता है, जो आसेधक होते हैं उनकी प्रभावशीलता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जनरली जो सेकंड ट्रायल है वो अ, हमको आंकड़े प्रदान करता है पद विश्लेषण के लिए। ठीक है? ओके। नाउ द थर्ड ट्रायल जो है इसको हम फाइनल ड्रेस रिहर्सल कह सकते हैं। और ये जनरली जैसे क्योंकि मेन हमको जैसे हमने फर्स्ट 400 पे किया और सेकंड 400 पे किया, फर्स्ट 100 पे किया और फाइनल वाला बिल्कुल लास्ट में कि भाई जो अगर कोई पहले 2 एडमिनिस्ट्रेशंस में कोई कमी रह गई हो तो उसको ज्ञात करने के लिए, और कोई माइनर डिफेक्ट कोई छोटा-मोटा अगर कोई कोर कसर रह जाती है और ताकि उसको ज्ञात करके उसको दूर किया जा सके। तो इस तरह से पायलट स्टडी जो टेस्ट के अंदर एक अच्छे परीक्षण के अंदर हम जनरली करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेनली उद्देश्य इसका यही होता है कि कोई कमी अगर हमारे टेस्ट निर्माण में जो पदों का हमने निर्माण किया उसमें अगर ताकि हमें पता चल सके कोई कमी रह गई है तो हम उसको दूर कर सकते हैं। और कोई अस्पष्ट है, कोई जो आइटम है वो क्लियर नहीं है या कोई बहुत रिपिटेटिव है या जैसे मैंने कहा कि हमें ये पता चल सके कि कितना टाइम लगाना है, तो ये सारी चीज़ें ज्ञात करने के लिए पायलट स्टडी की जाती है। इसके बाद जो हमारा अगला चरण होता है वो होता है रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनल टेस्ट। जब हमने पायलट स्टडी कर ली, मतलब हमारे टेस्ट का फाइनल प्रारूप हमारे हाथ में आ गया, तो हम अ, देखिए मैंने पहले भी जब बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं के बारे में परीक्षण की, तो मैंने कहा था कि एक अच्छे परीक्षण में उच्च विश्वसनीयता होनी चाहिए। अब अ, अब हम उस परीक्षण की जो हमने परीक्षण निर्माण किया, इसीलिए मैंने कहा टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज, ठीक है? इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ बिहेवियर। तो रिलायबिलिटी उसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिलायबिलिटी ज्ञात करते हैं और लगभग 100 लोगों पर, देखिए ये कितने लोग होंगे, कौन लोग होंगे, जैसे मैंने कहा था परीक्षण निर्माणकर्ता डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट कि कहाँ के लोग लेने हैं, किस आयु के लेने हैं, ये सारे पर्पस के हिसाब से पर्पस को सूट करते हुए लोगों का चयन किया जाता है। तो इसके लिए जैसा मैं आपसे बोल रही थी कि विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए लगभग 100 लोगों पे विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। और विश्वसनीयता मैंने पहले भी बोला था कि विश्वसनीयता इज़ अ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, मतलब जब बार-बार परीक्षण को अलग-अलग लोग सेम व्यक्तियों पर करते हैं तो उसका परिणाम लगभग समान आना चाहिए, तो उसको विश्वसनीयता कहते हैं। और विश्वसनीयता ज्ञात करने के जो तरीके होते हैं, एक होता है स्प्लिट हाफ मेथड जिसको हम अर्ध विच्छेदन विधि बोलते हैं, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, परीक्षण पुनः परीक्षण एंड इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड। तो ये कुछ मेथड्स हैं। इनको डिटेल में जब हम रिलायबिलिटी के वीडियो बनाऊंगी तो आप उसको ज़रूर देखें। इन इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में भी करेंगे, आइटम एनालिसिस को, रिलायबिलिटी को। तो इस तरह से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात कर ली जाती है। विश्वसनीयता ज्ञात करने के बाद में एक और महत्वपूर्ण चरण है साथियों, दैट इज परीक्षण की वैधता ज्ञात करना। वैधता क्या होती है? मैंने पहले भी अपने जो पहले पुराना जो वीडियो था टेस्ट के बारे में उसमें बताया था कि टेस्ट कितने अच्छे से जिस चीज के लिए बनाया गया है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, उसको किसने अच्छे से मापन करता है। तो इट रेफर्स टू व्हाट अ टेस्ट मेजर्स एंड हाउ वेल इट मेजर्स, कि किस चीज का मापन कर रहा है और कितने अच्छे से मापन कर रहा है। और तो वैधता भी ज्ञात कर ली जाती है। और वैधता 3 प्रकार की होती है, कंटेंट वैलिडिटी विषय वस्तु की वैधता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो ये 3 प्रकार की वैधता होती है और परीक्षण की वैधता हम ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है टेस्ट की, हम उसका निर्माण करते हैं, वो है नॉर्म्स, यानी कि मानक का निर्माण करना। तो टेस्ट के अंदर नॉर्म्स की, मानक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स आर द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ स्कोर्स। तो
जिस रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श पर आपने टेस्ट किया, उसका एवरेज स्कोर क्या है, उसको हम नॉर्म्स बोलते हैं, मानक बोलते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि हम अपने परिणामों को अर्थपूर्ण, सार्थकपूर्ण तरीके से उसकी व्याख्या कर सकें। जो बाद में जिस सब्जेक्ट पे जैसे हम करते हैं, उसका स्तर ज्ञात कर सकें। 2 लोगों के बीच में हाई एंड लो है, उनकी तुलना कर सकें। तो ये बेसिक उद्देश्य हमारा मानक का होता है और इसीलिए मैंने बोला कि अगर मानक ढंग से तैयार नहीं होंगे, तो टेस्ट का उद्देश्य ही फुलफिल नहीं होता। हम फेल हो जाते हैं अच्छे टेस्ट का निर्माण करने में क्योंकि हम कितना ही अच्छा टेस्ट बना लें, अगर हम अपने प्राप्तांकों की व्याख्या ढंग से नहीं कर सकते और व्याख्या मानकों के आधार पर ही होती है। सो नॉर्म्स आर एवरेज परफॉर्मेंस और स्कोर्स किसकी जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो सैंपल है उसका एवरेज स्कोर क्या आया ताकि बाद में जिस सब्जेक्ट का निकालना है उसका कहाँ स्टैंडिंग है, हाई है, लो है, उसको हम ज्ञात कर सकें। ठीक है? अच्छा, नॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं? एज नॉर्म्स होते हैं, आयु मानक। ग्रेड नॉर्म्स होते हैं, जनरली जो क्लास के हिसाब से होते हैं। परसेंटाइल नॉर्म्स होते हैं एंड स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स होते हैं। प्लीज परेशान ना हो, ये सिर्फ अभी क्योंकि मैं सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ, इनको डिटेल में अपन हर स्टेप को हर पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगी तो आप इसको तब अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आपको सिर्फ ये कि एक परीक्षण निर्माण के चरण या विशिष्ट तत्व कौन से हैं ये जानना है, तो अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि हम नॉर्म्स बनाते हैं और नॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं और नॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है? ओके, नाउ जब नॉर्म्स बन जाते हैं तो अब देखिए हमने आइटम प्लानिंग कर ली, टेस्ट की, आइटम्स लिख लिए, रिलायबिलिटी निकाल ली, पायलट स्टडी कर ली, वैलिडिटी निकाल लिए, नॉर्म्स तैयार कर लिए। अब लास्ट बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मैनुअल तैयार किया जाता है। मैनुअल क्या है? मैनुअल इज अ गाइडलाइन, एक पुस्तिका होती है जो कि हमें जिसमें परीक्षण से संबंधित सारी जानकारी जो हमने बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, किस टारगेट ग्रुप के लिए बनाया, कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी निकल कर आई, उसकी वैलिडिटी कितनी निकल कर आई, उसके नॉर्म्स क्या हैं, ये सारी चीजें मैनुअल में दी गई होती हैं। और मैनुअल ही एक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड बनाता है क्योंकि जब उसकी स्कोरिंग दे रखी होगी, उसका रिलायबिलिटी दे रखी है, वैलिडिटी दे रखी है, तो उससे क्या होता है? टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। सब चीजों का एक यूनिफॉर्म तरीका दिया हुआ होता है, तो इससे टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड बनता है। और इसीलिए मैंने बोला कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। उनका उसमें सब्जेक्टिविटी की स्कोप बहुत कम होता है क्योंकि सब कुछ मैनुअल में दिया हुआ है, निर्देश दे रखे हैं, स्कोरिंग का पैटर्न दे रखा है। तो उसमें क्या होता है कि जो बाद में जो टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहा है, वो अपनी तरफ से उसकी कोई सब्जेक्टिविटी नहीं आ सकती, उसके बायसेस एंड प्रेजुडिसेस नहीं आ सकते। तो उससे क्या होगा? जो टेस्ट के स्कोर्स होंगे, उनकी जो व्याख्या होगी, वो बहुत सही, सटीक और ऑब्जेक्टिव निकल कर आएगी। तो अगर हम मोटे तौर पे बोलें तो ज्यादातर जो टेस्ट की जो ब्रॉड आउटलाइन, पूरा फ्रेमवर्क, ठीक है, वो सब कुछ मैनुअल में दिया हुआ होता है। सारी प्रॉपर्टीज टेस्ट की किन के लिए बनाया गया है, कितना समय लगेगा उसको एडमिनिस्टर करने में, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या स्कोरिंग का तरीका, ये सब कुछ मैनुअल में होता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला, उसकी विश्वसनीयता, वैधता, मानक एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके संदर्भ, किस आधार पे किन चीजों को, किन किताबों को संदर्भ लेकर ये इसका निर्माण किया गया। तो ये थे एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के निर्माण करने के कुछ महत्वपूर्ण तत्व या चरण कि किस तरह से हम एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव बीन हेल्पफुल इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया जाता है। और अगर अभी भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो देखिए परेशान ना हो, इनके हर स्टेप का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये एक पूरा क्वेश्चन आता है कई बार कि क्या चरण होते हैं, तो आपको ये सारे चरण एक वीडियो में बताने जरूरी थे। अब इनका जो अलग अलग एक एक स्टेप,
क्योंकि ये आपके अलग से रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, आइटम एनालिसिस है, नॉर्म्स हैं, ये सारा कोर्स में है। तो इनको फिर डिटेल में अपन अलग-अलग वीडियो में करेंगे। So thank you so much for watching and continue watching my videos for psychology and testing. Thank you so much.